खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे, मगर रन डाउन पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूं। बजट के हवाले से बड़ी खबर यह है कि नॉन फाइलर जो हैं ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना गाड़ी खरीद सकेंगे, ना पैसे। अभी तक ये तजवीज़ है, ये अभी रूबा अमल होगी या नहीं होती है क्या है, मगर तजवीज़ ये है और बड़ी ख़तरनाक तजवीज़ है नॉन फाइलर्स के लिए कि वो पैसे अपने भी बैंकों से विदड्रॉ नहीं कर सकेंगे। इस तरह की मेजर ली गई हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे भी बढ़कर जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो माशी इशू के साथ अब एक सोशल इशू बनता चला जा रहा है और इसको इतना पुश कर रहे हैं, इतने एग्रेसिव अंदाज से सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है। पूरी दुनिया में सस्ती बिजली एक फंडामेंटल है। आपको पिछले दिनों में चाइना ने 30% अपनी बिजली की कीमतों में कमी की और आज वो मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बन गया है। और क्या क्या मैं आज बताऊंगा जब थोड़ी सी मैशियत की बात करेंगे और अमेरिका पे भी बात करेंगे। ये IPPs दूसरे मुल्कों में, इंडिया में आपने सिर्फ दरख्वास्त देनी है, बैंक आपको लोन दे देता है गालबन इंटरेस्ट फ्री कि जाएँ लगाएँ। मगर यहाँ नहीं, यहाँ जो 30-40 फैमिलीज़ हैं, 30-40 फैमिलीज़ जो हैं उनके जो नाजायज़ मुनाफे हैं मुबैना तौर पर, उनमें रुकावट नहीं आ सकती। अमेरिका क्या मार्च लॉ की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे कर्फ्यू लग रहे हैं, उसका जो अनरेस्ट है वो बड़े शहरों में फैल गया है। डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा है, LA में है, शिकागो में है, टेक्सास की बात हो रही है, न्यूयॉर्क में हो रही है। याद रखिए ये जो मैक्सिकन या स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं इनकी तादाद 20% है। मगर इसमें ख़तरा क्या है? ख़तरा यह कि एक तो इंतहाई ऑफेंसिव आ रहा है। वो क्या कह रहा है? मोदी ये कह रहा है कि ये गैर मुल्की हैं, ये गैर जो वहाँ मेहनत कश रोटी खा रहे थे, वो ट्रंप सॉरी कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ट्रंप जो है ये कहते गैर मुल्की हैं, इन पर जंग कर दो। 700 मैरीन उसने भेज दिए, 2000 उसने जो नेशनल गार्ड्स भेज दिए और 7 उस पर केस भी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की आज कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने अदालत को मूव कर दिया कि ये सूबों या स्टेट्स के जो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज कर रहा है। तो ये क्या मामला है भाई? वो दरिया भी प्यासा हो गया, इस पर बात करेंगे। और उधर इंटरनेशनल लेवल पे मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में क्या इशारे दे रहे हैं ट्रंप साहब। मगर मैं एक और भी खबर आपको दूंगा, ये इसके साथ जुड़ी। एक तरफ अनरेस्ट है, ऊपर माल कैसे बन रहा है, ये कहानी हर जगह की है। ट्रंप साहब की दौलत में 2024 से लेकर अब तक दो गुना इजाफा हो चुका है। और ये कैसे हुआ है, ये कितना हकीक, कितना रियल, कितना लीगल है, मगर ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये उनके अपने जरीदे में छपी है। हम इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब हजूर कल से डामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब सीधे आते हैं, हाउ पीपल फ्रेंडली दिस बजट इज़, और इन पर्टिकुलरली विद स्पेशल रेफरेंस टू दिस सोलर। ये सोलर लगता है कि इस पे एक तो बताएं कि नॉन फाइलर को कहाँ रोका जाएगा। वो तो बिल्कुल उसमें मुअत्तल बन के एक बहुत बड़ी आबादी रह जाएगी। ये कितनी रियलिस्टिक तजवीज़ है, पहले इस पे बात करते हैं। और फिर कम अज़ कम ये तो हम कह सकते हैं कि कल कोई और जीता या नहीं जीता, IPPs जीत गए। बहरहाल पहले आते हैं नॉन फाइलर्स पे। डॉक्टर साहब जी, नॉन फाइलर की कहानी ये है कि FBR चाहता है कि वो जो 900 बिलियन आ रहा था नॉन फाइलर से एक इजी मनी की शक्ल में, वो आता रहे। जब उन्हें पता है कि वो ज़्यादा टैक्स देकर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो क्या चीज़ उनको मना कर रही थी कि वो उनसे रिटर्न ना देते अगर उनकी काबिल टैक्स आमदनी थी। मगर उसी चक्कर में बहुत से नहीं करोड़ों पाकिस्तानी जिनकी कोई टैक्सेबल आमदनी ही नहीं है, उनसे तो उन्होंने टैक्स ही वसूल करना शुरू कर दिया। अब हर मोबाइल यूज़र से कहा कि आप हमें 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे दीजिए, और 19.5% आपको पता है उस पर सूबे भी टैक्स लेते हैं। यानी कि एक ऐसा चीज़ जो अब लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हमने हाईएस्ट टैक्स किया हुआ था। ये बातें वो बताते नहीं हैं, अपने जो भी तज़किये पेश करते हैं और आगे कहानियाँ बताते हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाहे आप फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, अब ये आप थोड़ा सोचिएगा और ध्यान से सुन लीजिए कि सारे लोग, वो कह रहे हैं आप एलिजिबल हैं या इलिजिबल हैं। अब वो एलिजिबल कौन होगा कि वो कहते हैं कि अगर आपने कोई सासा खरीदना है, अगर आपने कोई भी खर्चा करना है, तो पहले आप हमें बताइए कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में इतने पैसे पिछले साल थे, क्या आपने वाकई ही बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की हैं आप इस काबिल हैं। अब पूरी दुनिया में ये होता है कि भाई आप इकोनॉमी को चलने देते हैं, उसमें इन्फॉर्मल भी चल रही होती है, लीगल भी इलीगल भी। और फिर वो जब सासे बन जाए, कारोबार हो रहा हो, बहुत सी एजेंसियाँ उसको लुक आफ्टर कर रही होती हैं। अब ये तो कोई नहीं कहता कि मैं किसी दुकान पे कॉफ़ी पीने जाऊँ तो वो कहे कि अच्छा भई अपना मुझे पहले तुम CNIC नंबर दो, या वो मुझसे ये मुतालबा करे कि क्या आपने FBR से मुझे एक फॉर्म हासिल करके दे दिया है कि मैं यहाँ बैठने के काबिल। ये शहरी आज़ादियाँ जो हमें कारोबार करने की, जो हमें
प्रॉपर्टी हासिल करने की। ये कैपिटलिज्म का ही कमाल था ना कि उन्होंने कहा कि भाई ये हकूक तो हर इंसान को होने चाहिए। हमने भी अपने आइन में दर्ज कर रखे हैं, मगर एफबीआर ने जो कानून पेश किया ये वो कानून था जो पहले 24 दिसंबर 2024 को पेश हुआ और इसको ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो तो उसी दिन कानून बन जाता है, मगर नेशनल असेंबली ने इसको कहा कि नहीं, ये नहीं काबिल अमल, क्योंकि ये बहुत ही ड्रैकोनियन है और फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है। अब आईएमएफ ने कहा कि नहीं भाई, ये तो आपने हर हालत में जो आपने हमसे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, अब आप इसको बजट में डालें। जब आप बजट में डाल देंगे तो किसी की तरफ तवज्जो हो, इसको क्रिटिसाइज करे ना करे, हम तो हर हालत में आपने हमसे ये अंडरटेकिंग दी है कि जो बजट हमने आपको दिया है वो आपने मंजूर करवाना है। अच्छा डॉक्टर तो साहब, मैं ये माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। एक तरफ तो ये है कि जो नॉन फाइलर हैं जो आप बता रहे हैं उन पर जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है और उनको जो है वो बिल्कुल दीवार से लगाया जाएगा ताकि वो फाइलर हो जाएं। दूसरी जानब ये देखने में आया है कि 600 अरब डॉलर की एक ब्लैक इकॉनमी है जो कि पैरेलल चल रही है। क्या ऐसे इकदाम करने से वो फाइलर बन जाएंगे या उस जो इकॉनमी है जिसको ब्लैक इकॉनमी कहते हैं उसको वाइट करने के लिए भी कोई इस बजट में कुछ आपको नजर आया सर? जी नहीं, बल्कि आप देखिएगा इससे लोग और बेनामी काम करेंगे और जो पैसा बैंकों से निकल कर तिजोरियों में जाएगा, डॉलर्स खरीदे जाएंगे, सोना खरीदा जाएगा। क्योंकि जब आप लोगों को मना कर रहे हैं कि आप कारोबार ही ना करें, और इसमें मैं अर्ज करूं, ये नहीं कि वो नॉन फाइलर को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो फाइलर्स भी हैं वो भी पहले आकर साबित करें कि उनके पास इतनी फ्लूइड इनकम है, इतना कैश पड़ा हुआ है। अब ये एक प्रायर अप्रूवल वाली जो बात है, अब क्या जहाँ से ये आईएमएफ के नुमाइंदे तशरीफ लाते हैं उनके ममालिक में ऐसे कवानीन हैं? मैं अर्ज कर रहा था कि आप इनकम टैक्स का कानून इस बात की कतई तौर पे कोई उसको गरज नहीं है कि आपकी आमदनी किसी कानूनी सोर्स से है या गैर कानूनी से। अगर कोई आदमी रिश्वत ले उसको भी टैक्स कर सकते हैं, किसी का कोई भी पेशा हो सकता है कि कोई कुछ भी ऐसी हरकतें कर सकता है। बल्कि एक कातिल भी अगर उजरती कातिल हो और वो पैसा ले ले तो उसको भी टैक्स करना चाहिए। यानी कि उसकी स्पिरिट अंग्रेजों ने ये बनाई थी इस कानून की कि इसको इस बात से कोई गरज नहीं, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन आप पास ऑन नहीं कर सकते कि ये ना हो कि एक आदमी उजरती कातिल के तौर पर टैक्स हो रहा हो और आप पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन एफआईआर दर्ज करवाने चल पड़े। वो पुलिस का काम है कि वो देखे। तो इनकम टैक्स का कानून जो है वो किसी किस्म की गैर कानूनी और कानूनी जराए की बात नहीं कहता है कि टैक्स अच्छा दो। डॉक्टर साहब, मैं एक दो बातें और आपसे पूछ के जरा आगे बढ़ता हूं। ई कॉमर्स पे टैक्स, बेवाओं की पेंशन बंद कर दें, 13-13 लाख 6-6 गुना तनख्वाहें बढ़ा दें उन गुरबा की जो हमारे हुक्मरान हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या, किस किस्म की ये एक सिनिसिज्म है, ये सिनिकल ये नजर आता है आपको? काजी साहब, ये सिनिकल नहीं है, ये बड़ी वेल थॉट पार है कि पाकिस्तान एक ऐसी एक्सट्रैक्टिव रियासत है जिसमें ना सिर्फ एक्सट्रैक्शन होती है बल्कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि वो उस पर टैक्स भी ना दें। अभी आपने टैक्सेस की बात की, जो बहुत ज्यादा लगाने की बात हुई, तो क्या इसकी बात हुई कि 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन क्यों हुई? 3.8 से वो बढ़कर 5.8 हो गई, और उसमें जो जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं वो सारे मरात याफ्ता तबकों ने ये कहा कि ना सिर्फ हम अपनी मरात बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, ये भी साथ इंश्योर करेंगे कि हम उस पर टैक्स भी ना दें। अब इसकी तरफ तो कोई इशारा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा ली, मरात भी बढ़ा ली, और उस पर वो कहते हैं हम टैक्स भी नहीं देंगे। अगर यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोग ना सिर्फ ये कि हमारी अयाशियों को फंड करे बल्कि हमसे ये भी ना पूछे कि भाई हम इस पर टैक्स देंगे, ये तो डबल जॉपर्डी हो गई हमारे लिए। एक तो हम अपनी जो है वो खून पसीने की कमाई से टैक्स दें और फिर उस टैक्स का इस्तेमाल वो उनकी अयाशियों के लिए और वो उस पर टैक्स भी ना दें। यानी ये तो कमाल की बात हो गई। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए इंटरजेक्शन कर रहा हूं। डॉक्टर खाकान नजीब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर इकरामुल हक साहब की जो तजिया सुना, तो क्या फिर ये एलीट का बजट था, एंटी पीपल बजट है? विद मैं ये सवाल विद स्पेशल रेफरेंस टू ये जो IPPs पे इन्होंने किया, यानी इतना यानी सेल्फ डिफीटिंग है ये। तो हाउ डू यू लुक एट इट? या फिर वो बात ठीक है कि ये उन्होंने बना के दिया IMF ने और हमने आगे पढ़ दिया, बेवाओं की बंद कर दो पेंशन, उनको 13-13 लाख रुपए कर दो और फाइलर को जो है वो इस तरह करेंगे? जनाब खकान नजीब साहब। भाई साहब, अब आप मेरा नाम तो नहीं भूल सकते, हमसे इतनी उल्फत तो है आपकी। कभी नहीं सर। आवाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा
काई साहब, बात ये है कि एक तो इस बजट का बैकड्रॉप जो है वो हमें समझना है, और फिर इस बजट का कॉन्टेक्स्ट हमें समझना है। तब हम नतीजा खेज गुफ्तगू कर पाएंगे कि ये बजट जिस तरह का है वैसा क्यों है। इस बजट का बैकड्रॉप ये है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में। मैंने बारहा ये कहा है, इसका मतलब है अफराते ज़र कम, बैरूनी खसारा कम। ये सब बातें जो हैं ये एक इंटरनेशनल गुडविल की हैं, मल्टीलैटरल गुडविल और आईएमएफ की गुडविल की हैं। एक बिनाइन ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया की, उन्होंने बहुत आपको रूम दिया है। लो इंटरेस्ट रेट है मुल्क में, और एक पॉलिटिकल स्पेस भी है मुल्क में। जो बजट की उम्मीद है वो ये की जाती है कि एक बहुत ही, जिसे कहेंगे, साउंड इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस पे बोल्ड बजट होगा। ये बोल्ड बजट है एक सेंस में, और वो सेंस वही है जो आईएमएफ ने डिफाइन की है। पाकिस्तान ने पिछले 15-20 साल में, मेरा ख्याल है, जो अपना मालियाती खसारा है वो ये जो 3 का डिजिट है, यानी कि 3.9% उन्होंने इस साल ये जो बजट दिया आपने उसमें डिटरमिन किया है। पिछले साल ये 5.6% था, 3-4 साल पहले ये 8% का खसारा किया जाता था। ये एक मालियाती खसारा घटाने का बजट है। सारा पाकिस्तान इस चीज पे तो अग्री करता है ना कि मालियाती खसारा, चादर से बाहर खर्च करना जो है वो इज नॉट अ गुड स्टोरी। अब मालियाती खसारा घटाने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका उसका ये था कि आप अपने एक्सपेंडिचर, जिसका आप बार बार जिक्र कर रही हैं, उसको कम करते, यानी कि अपने डिविजन्स कम करते, उसका खर्चा कम होता। वो नहीं हो सका। ओवरऑल 10 से 11% रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट तो बढ़ा है। आपको जहां पे रिलीफ मिली है वो वहां मिली है जहां पे डेट सर्विसिंग कम हुई है मुल्क की, बिकॉज एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई है। उस मैक्रो स्टेबिलिटी ने पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट को कम किया। फिर आप बहुत से एक्सपेंडिचर के और रिफॉर्म भी कर सकते थे, बट उसकी बजाय स्टेट ने कंट्रोल जरूर किया अपना खर्चा, यानी कि 10-11% ही बढ़ाया। पिछले साल ये 20-21% बढ़ा था। तो उस सेंस में आप कह सकते हैं कि देयर इज अ मूव देयर। बट जो रिलीफ का आंसर है, यानी कि जो पैसे बचे हैं वो और बचाए जा सकते थे। कैसे? जैसे पीएसडीपी को कम किया जा सकता था, सूबों से ज्यादा सरप्लस मांगा जा सकता था, या सूबे शराकतदारी कर सकते थे 715 अरब में। अब मैं स्ट्रक्चर की तब्दीली की गुफ्तगू कर रहा हूं, पर इसकी जगह हुकूमत ने यह मौजू समझा कि टैक्स के बेस को बढ़ाने के लिए एक इन्फोर्समेंट से 400 अरब वो कह रहे हैं कि हम लेंगे। चलें, खाकान साहब, मैं एक बात बीच में करूं कि ठीक है, ऑल दोज मेजर शुड बी टेकन कि जी डेफिसिट कम किया जाए, बट एट हुज एक्सपेंस? जिस तरह मैं, डॉक्टर साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगा, फिर खाकान साहब की तरफ आता हूं। डॉक्टर इकराम साहब, कि अभी यूएनडीपी ने कहा यार 16-17 बिलियन में, फिर 5.8 ट्रिलियन आपने जो है सब्सिडीज दे दी, तो उधर यानी मैं छोटे तबकात को अटैक, हमलावर, और इसको बैलेंस करने के लिए जो अपने अनटचेबल है, और कहते हैं हम मुश्किल फैसला कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इजी डिसीजन टू पास ऑन सारा खसारा आवाम को पास ऑन करना। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकराम साहब, और फिर खाकान साहब की तरफ आता हूँ। जी देखें, जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसके तो सब हामी हैं, और फिस्कल स्टेबिलिटी के भी सब हामी हैं। हम इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि 18% का सेल टैक्स लगाकर इफेक्टिव रेट 4-5% निकाला जाए, और सिर्फ 2,75,000 लोगों को रजिस्टर किया जाए आज तक। जब ट्रेडर्स को कहा कि आप रजिस्टर हो जाए, उन्होंने कहा नहीं होंगे। जब उन्हें कहा इनकम टैक्स की रिटर्न दो, उन्होंने कहा नहीं देंगे। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, फिर सैलरी वालों पे टैक्स लगा देते हैं ज़्यादा। अब ये हम बात करें डिस्टॉर्शंस की इन टैक्स पॉलिसी, वो जो बात खाकान साहब ने की है वो बिल्कुल मुनासिब बातें हैं, उसके हक पर कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ इख्तलाफ जो हम उनसे कर रहे हैं, बजट बनाने वालों से, वो ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास टैक्स एक्सपेंडिचर में 5.8 ट्रिलियन थे, तो क्या 1 ट्रिलियन क्या वहाँ से आप नहीं क्रिएट कर सकते थे स्पेस, जिससे आप ये सैलड वाले लोगों को, जो ऑलरेडी बेचारे बहुत हैंड टू माउथ हैं, तो उस विद इन दैट टैक्स स्ट्रक्चर भी आपने क्या किया? आपने वो मरात वापस नहीं लेना चाहिए। देखिए, अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लॉज 55 में लिखा हुआ है कि जुडिशियल अलाउंस सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का माफ होगा, यानी लोअर जुडिशरी का नहीं होगा। वैसे डिस्क्रिमिनेटरी है भाई, वो भी ज्यादा काम करते हैं। और इस जुडिशियल अलाउंस की मकदार क्या है? ये है उनकी सैलरी के बराबर। यानी अगर 25 लाख उनकी सैलरी कर दी गई है, तो 25 लाख का अलाउंस उनको टैक्स फ्री दे दिया। अब मुझे बताइए इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अगर हम बात कर रहे हैं फिस्कल स्पेस, अच्छे फिस्कल मेयर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, अगर हम बात कर रहे हैं आइन की, अगर हम बात कर रहे हैं अच्छी मईशत की, ये कौन सी अच्छी मईशत है?
फिर ये जो तासुर पैदा होता है कि IMF जो है वो हमें इस तरह के प्रिस्क्रिप्शंस तो देता है कि आप और टैक्स लगा दें, सब पे टैक्स लगा दें, तो ये जो एग्जम्पशंस उनको क्यों नज़र नहीं आती हैं? टैक्स एक्सपेंडिचर की जो बात थी, वो आप देख लीजिए 3.8 से 5.8 पे चली गई। फिर उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, अब ये ज़रा सुनने की बात है, मुझे ख्याल है कि ये सारे अवाम भी जो देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम सेल टैक्स जो पेट्रोलियम पे ज़ीरो कर देते हैं। अब आप बताइए, आईने पाकिस्तान में ये इजाज़त है कि अगर पार्लियामेंट ने 18% चलिए वो बुरा टैक्स अच्छा, उस पे हम बहस नहीं करते, वो लगाया हो और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप उसको सिफर कर दें। क्यों सिफर करें? कि सूबों को सेल टैक्स में से 57.5 का हिस्सा ना देना पड़े। क्या ये बलूचिस्तान के साथ ज्यादती नहीं है, जो को आगे ही बेचारों को बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो सारे का सारा पेट्रोलियम लेवी के नाम पे आप जेब में डाल लें? तो अगर आपने शराकतदारी करनी है उनसे तो किसी असूल के तहत कीजिए ना। फिर आप एनएफसी अवार्ड 7th के बाद आज तक होश नहीं आया। 2009 में ये एनएफसी अवार्ड हुआ था। तो आप आबादी को निकालिए और फिर आप जो और बेसिक बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब मेरा सवाल डॉक्टर खाकान नजीब साहब से है। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि यही हुकूमत थी और यही उस वक्त जिन्होंने सोलर को प्रमोट किया और कहा कि सोलर लगाया जाए, अब 18% इस पर टैक्स लगा दिया गया है और पहले हुकूमत जो है वो इसको डिनाई करती रही कि कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरचार्ज भी हुकूमत जो है वो कह रही है कि नहीं लगेगा। हालांकि वजीर खजाना ने बाकायदा तौर पर कल तकरीर में फरमाया है कि डेट सर्विसिंग पर जो है 10% सरचार्ज के लिए नेपरा एक्ट में तरमीम की जाएगी। इस पर फरमाइएगा कि क्या हुकूमत नेट मीटरिंग, सोलर नेट मीटरिंग को ख़त्म करने जा रही है? इस तरह तो ख़त्म ही होगी, हौसला शिकनी होगी और जो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी नए सरचार्ज से। सर्कुलर डेट मेरा और आपका तो नहीं है, वो तो हुकूमतों का है पैदा किया हुआ, वो आम सारिफ का तो नहीं है, आम सारिफ को देना पड़ेगा। और फिर यह भी फरमाइएगा कि जो दिफाई बजट में इजाफा किया गया है, इसमें फरमाइएगा कि क्या दिफाई बजट में जो पेंशन है वो भी शामिल है उसमें? रिन्यूएबल की बात जो है वो उसमें नहीं शामिल होती है। पेंशन तो दूसरे हेड में होती है, वो 1050 अरब जो आपने देखी है वो अलहदा होती है। पेंशन का रिफॉर्म करना एक और रिफॉर्म है जिसमें से आप बहुत से पैसे बचा सकते हैं। सो दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म। जैसे आपने ये बात दुरुस्त कही है कि 18% सोलर प्लेट्स पे इम्पोर्टेड पे जो टैक्स है वो लगा दिया गया है। आई थिंक अभी इसको हमेशा सोच ये पैदा हो गई है कि सोलर बहुत सस्ता हो गया है और वो बहुत फरावानी से लग रहा है पाकिस्तान में, और चूंकि पाकिस्तानी ऑफ ग्रिड जा रही हैं तो इस प्रोसेस को वो रोकना तो नहीं चाहते बट इसको स्लो जरूर करना चाहते हैं, बिकॉज जो सोलर की इंजेक्शन है इनटू द सिस्टम वो तवक्कुआत से बहुत ज्यादा है और कोशिश ये करने की हो रही है कि उसका रेट थोड़ा रेज हो जाए। अभी तो आप 1.5-2 साल में अपने सोलर की पेमेंट निकाल लेते हैं कि उसका खान साहब दिस इज गुड, ये तो बढ़ना चाहिए और सस्ती आए, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है। व्हाई टू डिस्करेज इट खान साहब? बिकॉज 7,000 मेगावाट काजी साहब बिजली पड़ी हुई है इस वक्त स्टेट के पास जो कि बिक नहीं रही है। 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, गर्मियों में भी 28,000 से ऊपर की खपत नहीं आती उसको बेचने के लिए। और इसी तरह आपने सुना कि कभी क्या कहते हैं बिटकॉइन इनकी माइनिंग को बेच देंगे। खान साहब मैं ये बात लेके फिर आगे बढ़ता हूं। ये देखें, ये 1993 के वारदात 2 नंबर मुआहदे बाहर निकालें, 2002 के बाहर निकालें, 2015 जो मिसडीड्स और करप्शन आपकी थी, वाई शुड आई पे एज अ कॉमन सिटीजन, जिससे ऑलरेडी 80% आप टैक्स लगा रहे हैं इनडायरेक्ट। खान साहब और फिर आता हूँ इकराम साहब की तरफ। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, चाहे वो 94 की पॉलिसी हो, चाहे वो 2002 की पॉलिसी हो, चाहे वो 2015 की पॉलिसी हो। Pakistan has not been able to think well and guarantee a 17% rate of return on dollar based. अब इस खता का जो जिम्मेवार है उसको हम क्या कर सकते हैं? आप बड़े भले आदमी हैं, बड़ा नरम लफ्ज इस्तेमाल किया आपने खान साहब, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स को मैं अगर कोट करूं 2014 की इशात थी तो इट इज़ अ खुली वारदात, यानी आई थिंक दे शुड बी बुक्ड और ये मुआहदे खोल के अवाम को बताने चाहिए। मेरे पैसों से मुआहदे हुए थे, तो ये वारदात अब भी जारी है। और मैंने कल अर्ज किया था कि जनाब आज फिर IPPs जीत गए, 25 करोड़ लोग हार गए। खान साहब, मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें जो इस वक्त एटमॉस्फेयर बिल्ड करना चाहिए वो ये बिल्ड करना चाहिए कि किसी तरह हुकूमत इस कारोबार से निकले, क्योंकि मैं और आप कभी भी मोबाइल फोन या जो इंटरनेट है या इस तरह की चीजों पे ये डिस्कशन नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि एक प्राइवेट सेक्टर आ गया, एक कंपेटिटिव मॉडल है, उस पर काम हो रहा है।
बिजली के जब तक 10 डिस्कोस, जेनकोस, एनटीडीसी को रखेंगे सरकार में, और मैं ये फिर कहता हूं कि बोर्ड्स बनाने से ये ठीक नहीं होने, क्योंकि उन बोर्ड्स के जो लोग हैं उनका 1% भी नहीं लगा हुआ, 1% भी नहीं लगा हुआ। अच्छा नहीं खान साहब, वो तो मैं मियाँ शाहिद साहब ने यहाँ स्टोरी दी थी और यहाँ बहुत लोग आए थे। डॉक्टर साहब इकराम साहब आपकी तरफ आता हूँ, यहाँ चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक साथी हमारे आए थे, उन्होंने कहा था ये आप खोल के देखें ये मुल्क से भाग जाएंगे, बिकॉज दे हैव वायोलेटेड ऑल द क्लाजेस, और जो जिस ग्रेड की मशीनरी लगी थी वो भी नहीं लगाई इन्होंने, और जिस तरह आपने बताया था कि वो मलाइशिया से रफू चक्कर हो गए थे। तो आई थिंक दिस इज द ऑकलीज हील, एंड आई थिंक द होल स्टेट एंड दिस कंट्री इज बीइंग हेल्ड होस्टेज बाय 30-40 फैमिलीज। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो कैप्चर्स के इशू हैं काजी साहब, ये तो हमें और आपको पता है, और वही लोग जो हैं वो अब ये चाह रहे हैं। देखिए, एक किसान को अब जितनी महंगी बिजली आपने दी, उसका आपने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो सोलर से अपना पंप चलाना चाहता है, अपनी पानी की बोरिंग करके फ़ायदा उठाना चाहता है, तो आपने कहा नहीं नहीं, ये तो हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, आप कह रहे हैं तुम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी दो, तुम ये सारी 18% की कॉस्ट भी दो। जिन मुल्कों के अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे उनकी पर एकड़ यील्ड देखें, आप उनकी बिजली माफ करना किसानों को देखें। डॉक्टर साहब सॉरी जरा वक्त की कमी है, और नजीब साहब आपने ये हमें बताया था, मैं जस्ट ये यस और नो चाहूँगा कि जो जाहिर है कि जो पेंशन है वो बजट से डिफेंस बजट में अलग है, ये कहा था आपने, इफ आई हैव हर्ड यू राइटली। जी दुरुस्त, ठीक। जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमें बहुत ही हमारे जो मिटाए हैं। जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो हमने कोई लगी लिपटी रखे बगैर इस बताया हमने कि ये बजट हमारा है, आवाम का है या इशराफिया का है। तो मेरे ख्याल में बातें तो वाज़ेह हो ही गई होंगी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोई कम दिलचस्प स्टोरीज़ नहीं है। अमेरिका को देख के लगता है कि ये कोई रवांडा या नाइजेरिया की हम फुटेज देख रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड आफ्टर वन ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बहुत बड़ी स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे, और आपने यकीनन अपने टीवी स्क्रीन्स पर ख़ास तौर पर वो लोग, बल्कि हमारे मकामी मीडिया भी उसको दिखा रहा था, पिच्ड बैटल्स हम देख रहे हैं लॉस एंजलिस की सड़कों पर, शिकागो में, उधर डैलस में, और इवन न्यूयॉर्क में हम देख रहे हैं। और लोग जो हैं, और दो बातें हैं, एक तो ये कि लोग तंग आमद बजंग आमद ये लोग हैं, ये हैंडी छोटा मोटा काम करने वाले, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, और अब जो है वो ये कहता है, मोदी साहब की ये मियाँ साहब जो उसका बयानिया बड़ा खौफनाक है, वो कहता है ये गैर मुल्की हैं इनको, और फिर उसने आज मेरीन्स भेज दिए, उससे पहले उसने नेशनल गार्ड्स भेज दिए, और उधर जो कैलिफोर्निया की स्टेट और उसकी लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लोग कह रहे थे, और जो बारबरा वाल्टर और ये लोग किताबें लिख रहे थे, जो सिविल वार की बातें कर रहे थे, और उधर आवाम पर अगर प्रेशर आता है और एथनिक ग्रुप शामिल होने का बहुत बड़ा ख़तरा इसमें मौजूद है। ख़तरा कह लें या उम्मीद कह लें, ये तो इसका तो इन्हिसार इस पे कि आप चीज़ों को कहाँ से देखते हैं। तो एक तो मियाँ साहब ये हो गया, और उधर उन्होंने लॉ सूट कर दिया है ट्रंप के खिलाफ। मगर मैं मियाँ साहब आज आपसे 2-3 स्टोरीज शेयर करूंगा। पहले आपको कमेंट ले लूँगा, बड़ी देर से खामोश है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ज़रा कुछ कमेंट दें फिर आगे बढ़ते हैं। देखें काजी साहब, ये होना था जो अमेरिका में हो रहा है, ये पहले से ही इसकी पेशगोई की जा रही थी, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसियाँ थीं वो इस तरफ ही जा रही थी। तजारती जंग उन्होंने छेड़ी और आज उन्होंने घुटने टेक लिए, और जो चीन के साथ उनकी सुलह होने जा रही है और हो चुकी है तकरीबन, उसमें भी उन्होंने उनके वीज़े खोल दिए, और उनके लिए जो है वो तमाम टैरिफ जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और यही इसी का असर जो है वो अमेरिका के अंदर आया। अमेरिका के अंदर सिर्फ और इमिग्रेशन के मसाइल नहीं हैं, वहाँ पर महंगाई के और गुर्बत के बड़े मसाइल हैं, वहाँ पर जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके बड़े मसाइल हैं। लोग जो हैं वो उठ रहे हैं, एक बहाना बना है इमिग्रेशन का, और बाकी जो लोग जो हैं वो बाकी दूसरे मसाइल से भी उठ रहे हैं, और तहरीक जो है वो जोर पकड़ चुकी है। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है वो अमेरिका का जो अभी ये जो तहरीक जोर पकड़ चुकी है, ये मार्शल लॉ की तरफ जा रही है, क्योंकि जिस तरह फौज तैनात की जा रही है, जिस तरह नेशनल गार्ड तैनात किए जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जहाँ जिस तरह वहाँ पर लूट मार हो रही है, और जो इमारतें हैं उस पर फौज तैनात कर दी गई है, ये मामला सिर्फ यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया वहाँ के आम आवाम ने कि शायद ट्रंप जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, या वो जो है वो मुसल्लत हो जाएंगे। कुर्सी तो वो नहीं छोड़ेंगे,
क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मुंतखब होके आया हूं और मैं अपना टेन्योर पूरा करूंगा। तो फिर मार्शल लॉ ही लगती हुई मुझे जो है वो नजर आ रही है कि शायद जो अमेरिका है एक बात याद दिला दूं, वो दिन आ चुके हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हर एक को छेड़ा। उन्होंने पेंटागन को छेड़ा, उन्होंने CIA को छेड़ा, उन्होंने तमाम अपने जो इदारे हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है वो छेड़ा, और वो इदारे जो हैं वो भी उनसे इंतकाम लेने के दरपे हैं। तो अमेरिका के हालात खराब हो रहे हैं। मियां साहब मैं नजर नहीं आ रहे, मुझे बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 खबरें दे दूं आपको। ये जो घुटनों के बल अमेरिका आया है ना, आज मैंने स्टोरी निकाली है। घुटनों के बल इसलिए आया है कि F-35 जो है, F-35 में जो एक्सपेंसिव अर्थ है उसका नाम है, अभी मेरा नाम जरा सारा मियाँ पता नहीं, ये एक एक्सपेंसिव अर्थ है। ये 23 किलो लगती है एक F-35 बनाने में। अब वो कहीं नहीं है और वो उसने बंद कर दी है। ये एक स्टोरी में दे दूं जिसकी वजह से अमेरिका घुटनों के बल आ गया चाइना के सामने, क्योंकि 95% से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव अर्थ इन गैजेट्स में, हथियारों में इस्तेमाल होती है वो उसके पास है। मगर एक स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। मैं आज देख रहा था NYT में, वहीं छपता है ये, तो उसमें मैं देख के हैरान रह गया कि क्या मेरे इर्द गिर्द की कुछ स्टोरी है या ये वाकई अमेरिका में हो रहा है। पहले तो उसने इंट्रो स्टोरी का खोला और उसने कहा जी कि 24 से लेकर अब तक ट्रंप साहब की दौलत में 1 गुना या 2 गुना इजाफा हो गया। मैंने कहा अच्छा जी, बड़ा अच्छे कारोबारी आदमी यकीनन हो गया होगा। फिर पता चला नहीं, ये हुआ कैसे है। मसलन जब वियतनाम पे पाबंदियां लगी और उस पर टैरिफ स्लैब कर दिए गए और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें 90 दिन का एक वक्फा दिया गया, तो पता चला कि उन 90 दिनों में कुछ $1.25 बिलियन की वियतनाम ने इन्वेस्टमेंट ट्रंप साहब के बच्चे के कारोबार में की। फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये फिर आगे बढ़ते हैं। UAE को एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी AI से रिलेटेड उसकी बरामद पे पाबंदी थी, तो उसके बाद पता चला कि एमिरेट्स ने कोई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है जनाब ट्रंप साहब की जो निजी कारोबार है। तो मैं और ऐसी बहुत सी और मिसालें दे सकता हूँ, टाइम बड़ा कम है। वैसे सुना है इस्लामाबाद में भी वो कुछ इन्वेस्ट, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करें आके। तो मैं मियाँ साहब हैरान हो गया कि ये, अच्छा ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, जेफ बेजोस जो है, जो ट्रिलियनेयर है, उसने तो सामने प्रेस के सामने कहा कि ये जो आपकी कोई है इदारा NGO या कुफला $128 मिलियन मैं इसके लिए दे रहा हूँ। तो मियाँ साहब धंधा है पर गंदा है, क्या करें। तो लेकिन भाई साहब बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो धंधा किया है उसमें तो अभी तो गिरफ्तारियां जो हैं उसकी धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। ट्रंप कहते हैं कि गवर्नर को गिरफ्तार कराऊंगा, वो जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। एलॉन मस्क को देखें, वो अपने जो ट्वीट हैं वो डिलीट करने पड़ गए, उनको भी दबाव कहीं से आया। तो ये मामला तक अमेरिका के अंदर है, जो अपने आप को सुपर पावर, सुप्रीम ताकत समझता था, वहां पर जो है इस तरह के मामला हो रहे हैं। एक खबर और भी है, वो थोड़ी सी हमारा हमसाये की है, वो भी दे दूं काई साहब यार, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के साथ भी है। क्योंकि अमेरिका की वजारत खारजा ने आज कहा कि ट्रंप जो है वो कश्मीर की का मसला हल करा सकते हैं। उस हवाले से खबर ये आ रही है कि जिस दिन सीज फायर हुआ था 10 मई को, उस दिन ट्रंप ने जब मोदी जी ने कहा ट्रंप से कि मुझे सीज फायर कराएं, हमें मार पड़ रही है, तो उस पर ट्रंप ने कहा कि फिर मसला कश्मीर और सिंध का मुआहदा जो है वो हल करना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने हामी भर ली थी, उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है, अभी हमारा सीज फायर कराएं। अभी जो है ट्रंप जो बार बार उनको जतला रहे हैं मोदी को, वो यही जतला रहे हैं। और आज जो बयान दिया उसके साथ लिंक करके उसको देखा जाए तो बिल्कुल वो उन्होंने उसी मोदी को ही याद कराया है कि मसला कश्मीर हल करना है, आपने वादा किया था। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी हैं वो जुर्रत नहीं कर पा रहे अपनी अवाम को बताने के लिए कि वो अंदर खाते जो हैं वो अमेरिका को हाँ कर चुके हैं कि मसला कश्मीर भी हल होगा, और जो सिंध मुआहदा उन्होंने यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया था उससे भी पीछे हटेंगे। मियाँ साहब, मैं 2 खबर मैं आपकी खबर को रिलेट कर रहा हूँ। एक तो दुश्मन करार दे दिया ट्रंप साहब ने, ये जी हमारे जो ये शहरी हैं जो जिनका कोई रंग शंग और है या कोई ओरिजिन और है, हालांकि ये खुद जो हैं ये जर्मनी से हैं मौसूफ, इनके जो एंसेस्टर जर्मनी से आए थे। मगर एक खबर मैं आपको मोदी के हवाले से दे दूं, आज ही छपी है वो। मोदी ने अपनी अवाम पर हमला कर दिया है। उसने जो CPIM है माओइस्ट, उसके सेक्रेटरी जनरल को कत्ल कर दिया, उसके साथ 27 लोगों को मार दिया, उसके साथ उसने एकेडमिक्स पे पर्चे, उनका जो आर्टिकल 6 है उसका कोई नाम और तरह का उन्होंने रखा है, उसमें कोई तरमीम भी की है। उसमें वो प्रोफेसरों को पकड़ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हैं,
मोदी साहब की जो ये इरेटिक बिहेवियर, मैं ये कहता हूँ कि तुम हिल गए हैं थोड़े से, उस दिन से हिल गए हैं जिस दिन से ये कहते थे मैं 400-500 सीटें ले लूँगा, पता नहीं इसकी लोअर हाउस की या लोकसभा की, वहाँ उन्हें शिकस्त होगी। और उसके बाद से अब जो हमारे ऊपर जंग करके वो दोबारा से अपना सौदा मार्केट में डाल रहे थे, वो उल्टा पड़ गया। और अब उन्होंने ट्रंप की तरह, ट्रंप ने जो है सारा जो दुख था, लोगों का दर्द था, बिकॉज ट्रंप साहब की क्रॉस टैक्स नहीं देती, उस पर टैक्स लगाने की बजाय उसने उनकी जो एंगर का रुख है वो इमिग्रेंट्स की तरफ कर दिया, वो चाइना की तरफ कर दिया, वो फला। अच्छा, क्योंकि वो जाहिर है लेकिन सर चाइना के सामने तो वो घुटने टेक गया है, बल्कि चाइना को अब जो लेने के देने पड़ गए हैं, और चाइना को ट्रंप जो है वो देने को तैयार है सब कुछ। कहते हैं ना, कुछ दो कुछ लो। अब चाइना से उसने कुछ लिया नहीं है। चाइना को कहता है कि हमें जो मदनियात हैं वो दी जाएं, हम आपको ये भी मराद देंगे, ये भी मराद देंगे। बिल्कुल ऐसे है जैसे दीवार के साथ खुद ब खुद लग गया, और अपने हालात उनके ऐसे हैं कि वहां पर हालात खराब हो रहे हैं और पता नहीं अगले दिनों में क्या होगा। हम एक पूरी स्टोरी सर देंगे इस पे अगले प्रोग्राम में, बगल के पूरा प्रोग्राम करेंगे और इसमें तमाम हालात भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह घुटने टेके हैं और वो आपका आगे आएगा क्या और होगा क्या अमेरिका के साथ। और चाइना जो है वो उसने क्या हासिल कर लिया है मैं अमेरिका से। एक एस्टिमेशन दे रहा हूं कि ये जिस तरीके से यहाँ पे किसानों की तहरीक बनी थी, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने अंदर आने नहीं दिया था। तो इस तरीके से आप अगर कोई जो जिसे रंबल कहते हैं ना, जो नीचे ज़मीन के नीचे धमक बहुत कम, मैं तो खैर तालिब इल्म हूँ, उस्तादों को देख के हमें कुछ थोड़ी अकल आई या नहीं आई, मगर अगर कान अच्छे हों तो ये धमक अगर कोई सुन सके तो आई थिंक द माइटी इंडियन वर्किंग क्लास इज़ ऑन द मूव और उसको प्रेस कर रहा है और ये इधर उधर उलझा रहा है। मगर मोदी साहब के लिए मेरे ख्याल में अब तारीख उनके हाथों से निकल रही है जैसे रेत निकल जाती है। मेरा ख्याल एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात ईरान की करेंगे और ईरान और अमेरिका में जो जंग है, और फिर आज इसी तक रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ साहब, बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि कुछ दो मुतज़ाद आरा हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि जी बड़ा वो देयर इज़ अ मेथड इन हिज़ मैडनेस, जो ट्रंप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ कर बैठते हैं, सोचते बाद में हैं। क्या बहरहाल हम कोई उनका साइको एनालिसिस नहीं करना चाहते, मगर अगर ईरान के मामले पे वो कभी बड़ा गैर रवायती बयान दे देते हैं, कभी गैर रवायती से मुराद ये कि जब वो थोड़ा डिस्टेंस करते हैं इजराइल से तो कुछ अचंभा भी होता है और हैरत भी होती है। लेकिन ईरान मेरे ख्याल में किसी सूरत भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेगा। उसने इराक, शाम और यूक्रेन का हशर देख लिया है, तो अभी भी यानी देख लें कि वहाँ उनके मेहमानों पर भी उनको असैसिनेट किया जाता है। तो मैं ज़रा आपका टेक चाहूँगा इस पर कि मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं, जो कि हो जाएंगे क्योंकि वो या वाया मीडिया निकल सकता है कि भाई वो इतना मटीरियल कर लें एंड रिच कि हफ्ते 10 दिन में अगर ज़रूरत पड़े तो बॉम्ब बना लें, मगर जब तक वो धमाका नहीं करते उस वक्त तक तो वो न्यूक्लियर जो एक स्टेट डिक्लेयर नहीं किए जा सकते और डेटरेंस उनके पास नहीं है। मियां साहब देखें कायद साहब, मुझे ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है और जंग फैलती हुई बल्कि जंग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ईरान पीछे नहीं हटेगा और वज़ीर दिफा, ईरान के जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम जो है वो अपना हक जो महफूज रखते हैं। उन्होंने एक जो तजर्बा किया भी है, जो उसमें उन्होंने कहा है कि 2 टन वारहेड के मिसाइल का जो है वो तजर्बा भी किया है और हम किसी उसको पाबंदी को नहीं मानेंगे। और दूसरी जानब आप रूस की जानब देखें तो रूस ने बाकायदा तौर पर बरतानिया पर इल्ज़ाम लगा दिया है और वो भी ज़रूर हमला करेगा। और इस तरफ जो है वो ईरान, मुझे लगता है कि कोई बड़ा सरप्राइज़ जो है वो 1 मुहर्रम तक जो है वो आने वाला है ईरान की जानिब से, जो दुनिया पूरी को हैरान कर देगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो सरप्राइज़ लगता है कि आएगा। अब इसराइल जो है उसके ठिकाने जो है वो बिल्कुल लॉक कर लिए गए हैं ईरान की जानिब से। अगर कोई किसी किस्म की जारियत होती है तो ईरान उन पर हमला करेगा, क्योंकि उनके पास नक्शे भी हैं और तमाम तर जो है वो सर्वेलेंस भी उन्होंने कर ली हुई है और तमाम इंटेलिजेंस जो उन्होंने स्ट्राइक की थी और तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे वो उन्होंने स्टडी कर लिए हैं और बाकायदा तौर पर उनकी तैयारी पूरी है ईरान की। अगर मुज़ाकरात जो है ओमान में होने वाले जो इतवार को होंगे वो नाकाम होते हैं तो अमेरिका कहता है कि मैं बमबारी करूंगा। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो ईरान यकीनन
जो इजराइल पर भी के ठिकानों पर भी हमला करेगा और अमरीकी जो तनसीबात हैं उन पर भी हमला करेगा, क्योंकि वज़ीर दिफा ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि हम इस सूरत में कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और आयतुल्लाह खामनई जो है उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी फौजी ताकत भी बढ़ाएंगे और मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल प्रोग्राम भी आगे बढ़ाएंगे। ईरान तो नहीं टलने वाला, और रूस जो है वो भी इस जंग में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने अपना बदला लेना है और हर सूरत लेना है। वो यूक्रेन से तो जंग कर ही रहा है, वो किसी और मुल्क पर जिस पर उसको शक है वहां पर भी कोई ना कोई हमला जरूर करेगा। द काइंड ऑफ क्रेजी पीपल हु हैव टेकन ओवर दिस वर्ल्ड, सॉरी टू से, कि वो बड़े जमहूरी होते थे हमारे, और देख रही हैं सड़कों पे जमहूरियत जलील होते देख रहे हैं आप। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ हूँ, हम तो जमहूरियत के हक़ में हैं, मगर ये आमरीत पे जमहूरियत का जो है ना आगे वो बोर्ड ना लगाया करें। मैं सिर्फ हमारा इतना है, तो वो हम देख रहे हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी का हम हशर वहाँ पे देख रहे हैं। आज सदर ट्रंप पर भी जो है पर्चा हो गया। सेकेंडली, ये जब ये जो बॉम्ब है, इट इज़ अ ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी इन दिस अदरवाइज वेरी अनसेफ वर्ल्ड। इसको इतना अनसेफ कर दिया है कि जिधर मर्जी ये घुस जाते हैं। वो तो इन्हें जूते पड़े चाइना से तो इनकी होश ठिकाने आई। मैं पढ़ रहा था आज स्टोरी मियाँ साहब कि 1970 से एक्सपेंसिव अर्थ पे काम कर रहा है। अब इनकी 1-2 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं अमेरिका में। ये जो ख़ास किस्म का 7 एक्सपेंसिव अर्थ हैं, उनमें 6 जो हैं वो तो एक बेज़रर किस्म के सामान में इस्तेमाल होती हैं। एक ऐसी है कि जिस पर इसकी मोनोपली है चाइना की, उसके बगैर कोई असला नहीं बन सकता, और वो इंतहाई हीट रेजिस्टेंट, यानी जो लेड है, जैसे लेड कहते हैं, उससे भी ज़्यादा सख्त है, वो पिघलता नहीं है, और वो जहाज़ों में। लेकिन कायद साहब देखें, मुझे लग रहा है कि ईरान और ये पूरा खित्ता जो है ये जंग में तपने वाला है, क्योंकि जो हौसी बागी हैं उनके पास भी बड़े जदीद हथियार आगे हैं। वो कहाँ से आए हैं ये तो अभी मालूम नहीं हुआ। और आप देखें जो एजेंसी है एटॉमिक एजेंसी इंटरनेशनल, वो कह रही है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है। और इस हवाले से जो मैं सरप्राइज की बात करता हूं, कोई बड़ा सरप्राइज जरूर आएगा। और आप देखें जो इजराइल है, इजराइल ने तो इतनी पागलपन वो कर रहा है आगे, क्योंकि वो पागलपन नहीं, वो कसाब है। उन्होंने तो हर एक पर जो हमला करना शुरू कर दिया है, उस पर पाबंदियां लगा दी हैं यूरोप ने भी, और बहुत से ममालिक जो है वो नेतन्याहू पे बाकायदा तौर पर पाबंदियां लगा रहे हैं। उनके जो असासे हैं वो मुंजमद करने के लिए जो है वो बाकायदा उन्होंने ऐलानात कर दिए हैं। तो ईरान जो इजराइल है उसके गिर्द तो घेरा तंग हो रहा है, लेकिन ईरान जो है वो बड़ा सरप्राइज देने को तैयार है कायद साहब। और जो हौसी बागी हैं वो भी कोई बड़ा सरप्राइज देने को तैयार है। मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। एक शदीद नफरत जो है, और मुझे ये लगता है कि शायद मैं कुछ कह नहीं सकते, शायद ट्रंप बहादुर को अपने अंदर से ही फुर्सत न मिले, जिस किस्म की ही स्टम्बलिंग फ्रॉम वन ब्लंडर टू अनदर। तो वो जिस तरह अगर उन्होंने फ़ौज और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले 100 उनके दानश्वर एकेडमिक्स, उनके साबिक वजीर, उन्होंने आर्मी उनके जो चीफ है उनको लिखा था कहीं मार्शल लॉ ना लगा दीजिएगा। ये उनकी बातें सुन के हमें ऐसे लगता है कि कहीं हमारे इर्द गिर्द की बातें तो नहीं है। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।